हेलो बच्चों, अभी कुछ दिन पहले ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और उसमें का जो राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका लघुत्तरीय प्रश्न जो आए हुए थे, हम सोचे उसको करा दें, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसको आप देख के लिख भी सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न था वो था कि संघवाद क्या है। तो यहाँ पे 2-2 नंबर का ये प्रश्न था, तो इसको ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, तो इतना ही बस लिखना है इसमें कि संघवाद वह शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र सरकार और राज्यों के बीच संविधान द्वारा किया जाता है और दोनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है। एक और प्रश्न है कि एकल नागरिकता से आप क्या समझते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि एकल नागरिकता का अर्थ है कि देश के सभी नागरिक केवल एक ही राष्ट्रीय नागरिकता रखते हैं। वो भारत में भारत में हर व्यक्ति सिर्फ भारतीय नागरिक है, किसी राज्य के अलग से कोई नागरिकता नहीं रखता, यानी कि कोई उत्तर प्रदेश बिहार की नागरिकता नहीं रखता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का ही एक नागरिकता रखता है। सब लोग हम भारत के नागरिक हैं। अगला प्रश्न था आपका कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो ये वे निर्देशात्मक सिद्धांत हैं जो संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं और इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, परंतु शासन को नीति बनाने में मार्गदर्शन देते हैं। तो कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए मकसद से ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है, वो जो 36 से 51 तक है। अगला एक है आपका कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सीधा है कि राज्य का कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान का अपना इस्लाम है, ठीक है, ऐसे भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों का समान सम्मान मिलेगा और नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की संपूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। देखिए, अगला एक और है प्रश्न आपका कि संविधान से आप क्या समझते हो। तो संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसमें राज्य के शासन की मूल संरचना, नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य तथा सरकार के अंगों के अधिकार व सीमाएं निर्धारित होती हैं। ठीक है। जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, फिर से हम समझा देंगे आपको। अगला है कि उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। तो वही है, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इसने भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों जैसे संप्रभुता, लोकतंत्र, न्याय, समानता और स्वतंत्रता को निर्धारित करने वाले बताया गया था। ठीक है। तो सबसे पहले संविधान की पहली बैठक जो हुई थी वही 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, वो हमारे बिहार के ही थे। और दूसरा बैठक जो हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे किसको, तो राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 13 दिसंबर जो 2 दिन बाद फिर हुआ था, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को किया गया था। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव को ये तो प्रस्तुत किया गया था, उसको एक्सेप्ट कब किया गया था इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, उसको बताना है। अगला है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, तो इसका अर्थ है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक वयस्क नागरिक, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान करने का अधिकार रखता हो, वही वयस्क मताधिकार है। इसमें महिला भी आएंगे, पुरुष, मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी आप हाल ही में देखे होंगे कि एक जेन जे जो आंदोलन के बाद नेपाल में जो वयस्क मताधिकार है
उसको 16 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए कर दिया गया, घटा दिया गया। पहले 18 ही था। भारत में पहले 21 वर्ष था, तो राजीव गांधी की सरकार में 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। देखिए, एक अगला प्रश्न था कि समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है समानता का अधिकार। इसका अर्थ है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं और जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है। एक और प्रश्न था आपका कि स्वतंत्रता क्या है। तो हम ऐसे पढ़ाए भी हैं, बताए भी हैं आपको। स्वतंत्रता का अर्थ है कि नागरिक अपने विचार व्यक्त करने, संघ बनाने, देश में कहीं भी घूमने, पेशा करने यानी कि व्यापार करने आदि में स्वतंत्र हो, परंतु यह स्वतंत्रता संविधान के दायरे में सीमित होती है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वही स्वतंत्रता है। इसमें हम दो बताए कि सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, और मिल और बाकी विचारक जो था वो भी बताया गया था 11th क्लास में आपको। अगला है कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है। तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली, इसमें कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन में ये होता है कि जो कार्यपालिका होती है वो विधानमंडल या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। भारत में यही प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में तीनों, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। जो कार्यपालिका होती है, आपको बताया गया कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक नौकरशाही कार्यपालिका। तो राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो विधायिका जो विधान बनाती है, क्योंकि वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तो संसद में जो कानून बनाया जाता है उसके प्रति, उसी की अंग होती है कार्यपालिका, तो उसके प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि अगर हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली देखें तो उसमें कार्यपालिका अलग और विधायिका अलग हो जाती है। कार्यपालिका अपना अलग काम करती है, विधायिका अलग काम करती है। विधान अलग कोई बना रहे और राष्ट्रपति के नेतृत्व में काम कर रहा है तो उसका कोई विधायिका से मतलब नहीं है, वो उसके प्रति जवाबदेही नहीं है। जैसे आपके ट्रंप हैं, तो ट्रंप जो भी उनके अंतर्गत अधिक मंत्री होंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो विधायिका है उसके ही सदस्य हों, वो बाहर से किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आपको हर हाल में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। मिनिमम कितने महीना बिना सदस्य होते हुए रह सकते हैं, ये बताइएगा आप। एक विधि के शासन से आप क्या तात्पर्य है। विधि के शासन से क्या तात्पर्य है, तो देखिए, विधि के शासन का अर्थ है कि देश में कानून सर्वोच्च है और सभी व्यक्ति, शासक या सामान्य नागरिक कानून के समान अधीन होते हैं। किसी पर भी कानून से ऊपर होने का दावा नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से क्या तात्पर्य है। देखिए, तो गणराज्य का अर्थ होता है सीधा सीधा कि देश में राज्य प्रमुख यानी प्रेसिडेंट, जो राज्य का प्रमुख होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है। और पद वंशानुगत नहीं होता। भारत में राष्ट्रपति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। तो जो गणराज्य वही देश होगा जिसकी जो राज्य प्रमुख हैं वो उसके जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि भारत के जो राज्य प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, तो जनता द्वारा। अब ब्रिटेन का, तो वो गणराज्य नहीं है, क्योंकि उसकी जो राज्य प्रमुख हैं राजा, वो राजा का बेटा राजा ही होगा, तो राज्य प्रमुख नहीं होगा। जापान, तो जापान भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ भी राजशाही है। ठीक है। नेपाल, तो नेपाल अब गणराज्य है, क्योंकि वहाँ पे जब राष्ट्रपति चुना जाता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। कुछ समय तक ऑस्ट्रेलिया भी गणराज्य नहीं था, अभी हाल ही में अपने आप को गणराज्य घोषित किया है कि अब हम
क्योंकि वो ब्रिटेन के महारानी को ही अपना राज्य प्रमुख मानता था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अब उससे कहा है कि अभी नहीं रहेगा, लेकिन अभी तक वहाँ का राज्य प्रमुख चुना नहीं गया है। देखिए अगला है कि प्रस्तावना के अनुसार न्याय क्या है। तो प्रस्तावना में न्याय के 3 रूप बताए गए हैं। कौन कौन से? तो एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय में क्या होता है? समानता, भेदभाव रहित समाज, ठीक है। और आर्थिक न्याय में क्या है? सबको समान आर्थिक अवसर। राजनीतिक न्याय में क्या है? सबको समान राजनीतिक अधिकार दिया जाता है। चौथा है, अगला है कि संविधान संशोधन से आप क्या समझते हैं? तो संविधान में समय व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन या सुधार करना संविधान संशोधन कहलाता है। यह संसद द्वारा विशेष बहुमत या कुछ मामलों में राज्यों की सहमति से किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है? एक ज़रूरत के हिसाब से संविधान में संशोधन करना बड़ी ज़रूरी है, और इसमें हम 3 प्रकार के जो होते हैं। एक तो विशेष बहुमत के तहत संशोधन होता है, जिसमें आपके उपस्थित जो होते हैं 2/3 सदस्यों के अनुमति होनी चाहिए जो उपस्थित हो संसद में, फिर आधे से अधिक राज्यों की अनुमति हो। एक होता है कि साधारण बहुमत, जितने उपस्थित हैं उसके 2/3, उससे भी हो जाता है। और अनुच्छेद 368 के तहत यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है? तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों को देश के प्रति जिम्मेदारियों याद दिलाते हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति और अनुशासन को बढ़ाना। ये क्या होता है? मूल कर्तव्य होता है। और ये स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 1976 में लाया गया था, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए कहा, लेकिन उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया। बाद में 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। तो वो था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, तो उनके माता पिता के लिए जिम्मेदारी होगा कि उनको शिक्षा और उनको स्कूल भेजे। ये था आपका मौलिक कर्तव्य। इसको बाद में चल के मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है, आपको पता है सबको, ठीक है। अगला है कि आपातकालीन प्रावधान क्या है। तो संविधान में संकट के समय केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां देने वाला प्रावधान ये आपातकालीन प्रावधान कहलाता है। और ये 3 प्रकार का होता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, और ये सबसे पहले यूज कब किया गया था ये आप बताएंगे। जैसे हम बता दें ये कब कब हुआ था। जब बाहरी आक्रमण होता है, युद्ध होता है, तो अब इसका इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल यह राष्ट्रपति शासन के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, और इसमें राज्यों के में लगाया जाता है। और तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत, और ये आज तक अभी नहीं लगा है कभी, और इसके तहत अभी तक नहीं लगा है। अगला है कि द्विसदनीय विधायिका से आप क्या समझते हैं। तो जब विधानमंडल के दो सदन होते हैं, ठीक है, जब विधानमंडल के 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनीय कहते हैं। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। अगला है कि महाभियोग क्यों। तो महाभियोग जो होता है वह संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति
या अन्य उच्च न्यायिक पदाधिकारियों को संविधान के उल्लंघन पर उनके पद से हटाया जाता है। अगला है कि अशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं। तो अशिष्ट शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो संविधान के किसी अनुसूची यानी कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची में नहीं दी गई हैं, वे केंद्र सरकार के पास होती हैं। इन्हें ये अशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है। और ये भी बताइए आप कि संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में कितने कितने विषय हैं। सहकारी संघवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, सहकारी संघवाद का अर्थ है कि राज्य, केंद्र और राज्य मिलकर सहयोग के साथ शासन चलाएं, विकास योजनाओं में साझेदारी करें और विवादों को सहयोग से सुलझाएं, वही आपका सहकारी संघवाद है। अगला है कि संघ सूची का क्या महत्व है। तो संघ सूची में वे विषय हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती हैं, जैसे रक्षा, विदेश नीति, रेल, डाक आदि होता है, और इससे राष्ट्रीय एकता और शक्तिशाली केंद्र सुनिश्चित होता है। अच्छा, इसका और भी जो है वो बाद में बताया जाएगा अगले में। तब तक इतना आप देखिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ले जाइए जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं और आने वाले समय में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प करेगा। और इसको आप लिख लीजिएगा। हो सकता है कि इसमें से बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ सीधे सीधे पूछे और आप इसको लिखते हैं तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। चलिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।